हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ट्रिक्स। तो गाइज़, आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत अधिक सपोर्ट किया, उसके लिए आपका थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो आज वाली वीडियो में आपने थंबनेल देखा ही होगा। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है बच्चों से कि उनको राजनीति में या पोल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, या हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनको चीज़ें समझ में नहीं आती या कंफ्यूजिंग होती है चीज़ें। तो मैं आपको एक इसी वे में एक कंप्लीट प्रोसेस में समझाऊंगा कि सब कुछ समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा डाटा उसमें दिया हुआ है। ये पढ़ने के बाद अगर आप उस पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी सारी बेसिक नॉलेज बढ़िया हो जाएगी भारतीय राज व्यवस्था की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होता है राज व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था आप बोल सकते हो, राजनीति विज्ञान आप बोल सकते हो। तो पॉलिटिकल साइंस एक ग्रीक वर्ड है पोलिशिया से बना है। पोलिशिया का मतलब क्या होता है? पब्लिक या सोसाइटी। जो लोग होते हैं, जनता होती है, वही पोलिशिया होता है, उसी से पॉलिटिकल साइंस बना है। तो उन लोगों पर, जनता पर जो राज किया जाता है वही भारतीय राज व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, फिर राज व्यवस्था बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को बोला जाता है राजनीति विज्ञान का पिता। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अगर जिक्र करें तो संविधान राजनीति विज्ञान का सबसे क्रूशियल पार्ट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट संविधान है। संविधान क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई देश है, उसके नियम और जो विनियम होते हैं उनका सेट, उनका संग्रह जो होता है वो संविधान में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटे से छोटा आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी के संविधान के अंडर ही कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही संविधान होता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सर्वप्रथम अलिखित संविधान किस देश द्वारा अपनाया गया था? तो यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहला अलिखित ओरल संविधान, जिसको आप बोल सकते हो मौखिक संविधान, जो अपनाया गया था सबसे पहले, वो यूनाइटेड किंगडम द्वारा अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधा सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहला अलिखित संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा। दूसरा आता है कि सर्वप्रथम दुनिया में लिखित संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? लिखित संविधान अपनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। यूएसए द्वारा पहला लिखित संविधान अपनाया गया था फ्रेंड्स। अलिखित संविधान पहला यूनाइटेड किंगडम द्वारा और लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, जो कि थॉमस जेफरसन ने लिखा था 1787 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पिता कहा जाता है थॉमस जेफरसन को। ठीक है फ्रेंड्स, फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन थॉमस जेफरसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखित संविधान पहला किसने अपनाया था? यूएसए ने। और अलिखित संविधान पहला किसने अपनाया था? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आती है भारत के संविधान की बात। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह 26 नवंबर 1950 नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1949 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स। तो 26 नवंबर 1949 को लिख कर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को आज भी संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, जिसे आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में ही हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान की रचना किसने की थी? भारत के संविधान की रचना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा वो की गई थी, इसलिए बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो बी.आर. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। अब बात आती है, मनु कौन था?
मनु के बारे में हमें जानने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। मनु ने वैदिक टाइम्स में वेदों की रचना जब हुई थी उसमें कानूनों की रचना की थी। उस टाइम कानून बनाए थे, वैदिक जो काल था उसमें कानूनों की रचना की थी मनु ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु नाम से जाना जाता है। मनु की एक बुक थी मनु स्मृति, जिसमें कानून लिखे हुए थे वैदिक समाज के। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया की बात हुई तो मनु स्मृति नाम की जो बुक थी वो भारत के पहले जो कानूनी किताब थी वो किताब थी मनु स्मृति, जो कि मनु द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान में कुछ भी बदलाव करने का अधिकार किसको है? संसद को है। आगे बात आती है संसद की। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान में बदलाव करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है फ्रेंड्स, संसद क्या होती है अब आगे जिक्र आता है कि संसद होती क्या है। संसद को बदलाव करने का अधिकार है संविधान में, पर संसद होती क्या है? संसद होती है भारत में, संसद में लोकसभा के 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का एक होता है और देश का मुखिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो संसद के अगर पूछे हम संसद के कितने अंग हैं, अगर एग्जाम्स में आए कि संसद में कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग माने जाते हैं। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि संसद के कितने सदन हैं, अगर सदन की बात हुई तो संसद के 2 ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन कवर होते हैं कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। और अगर आएगी संसद के सदन कितने हैं, तो लोकसभा तथा राज्यसभा 2 सदन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जिक्र आता है भारतीय संसद का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाए हुए हैं ये आपको याद रखने हैं डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम याद रखने हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर हम डायग्राम की मदद से, डायग्राम की हेल्प से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद रहती है वो। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि मैप से और डायग्राम से हर चीज़ को अगर पढ़ा जाए तो वो अच्छे से याद रहती है, क्योंकि डायग्राम की पिक्चर एक माइंड में हमारे सेट हो जाती है। तो संसद का ढांचा अगर बात करें तो जैसे भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये संसद, भारत की संसद है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सेकंड होता है राज्यसभा, दूसरा अंग राज्यसभा होता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि ये लोकसभा से ऊपर सदन होता है, उच्च सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कभी भंग नहीं होती है। और तीसरी आती है लोकसभा, इसको निचला सदन या लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है और ये लोगों का सदन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा राज्यसभा होता है जो अपर हाउस या उच्च सदन बोला जाता है संसद का, और लोकसभा निचला सदन या लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है फ्रेंड्स। ये 3 जो अंग होते हैं संसद के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम, ये तो होगी देश के स्तर पर जो संसद होती है, उसके बाद आगे राज्य के स्तर पर एक विधानमंडल भी होता है फ्रेंड्स। राज्य जो होते हैं उनके स्तर पर एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल द्विसदनात्मक भी हो सकता है और एक सदनात्मक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कई देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं और 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल हैं। तो हम ये बताते हैं कि द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक विधानमंडल क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल वो होता है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों प्रेजेंट होते हैं, और एक सदनात्मक वो विधानमंडल होता है जिसमें एक विधानसभा अकेली ही प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देश में कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां पर अकेली विधानसभा से काम नहीं चल सकता, इसके लिए वहां पर एक विधान परिषद भी बनाया गया। और ऐसे 6 राज्य हैं देश में जहां पर विधान परिषद बनाया गया है और 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर अकेली विधानसभा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्विसदनात्मक विधानमंडल कौन सा होगा, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों होंगी, और एक सदनात्मक विधानमंडल वो होगा जहां पर विधानसभा होगी। और राष्ट्रपति, जैसे संसद में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में गवर्नर भी सबसे ऊपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल मुखिया होता है राज्य का। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल अर्थात जहां पर विधान परिषद होती है वो 6 राज्य हैं फ्रेंड्स, 6 राज्य हैं वो।
6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है और जहाँ पर विधान परिषद प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और शेष राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। आगे आती है मेंबर्स की बात, जो हमने पढ़े हैं एमएलसी। जो विधान परिषद होते हैं उनके जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। विधान परिषद के सदस्य बोला जाता है एमएलसी को, ठीक है फ्रेंड्स। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। एमएलए जो होते हैं राज्यों में उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। विधानसभा के सदस्य जो हम डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं विधानसभा में, उनको एमएलए बोला जाता है। आपके भी एरिया में आप किसी को वोटिंग किया होगा, वो भी एमएलए होगा आपके हल्के का, ठीक है फ्रेंड्स। तो एमएलए होते हैं विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे आता है फ्रेंड्स एमपी। तो राज्य में जैसे विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग एमएलसी और एमएलए बोला जाता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे एमपी होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन दोनों के सदस्यों को एमपी ही बोला जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ही ये हिस्सा हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए दोनों के जो मेंबर होते हैं दोनों के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सरकार की, गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं, सरकार क्या होती है। सरकार एक्चुअल में सरकार के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सरकार का पहला पार्ट होता है लेजिस्लेटिव, विधायिका। विधायिका क्या होता है? जो विधायी अंग होता है सरकार का। विधायी अंग कौन सा होता है? जो कानून बनाता है, नियम बनाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कानून और नियम कौन बनाता है? जो संसद होती है। संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा जो होती है वो बिल पास करती है, राष्ट्रपति के भी साइन होते हैं, तो वो नियम बनाती है। तो भारतीय संसद जो होती है वो विधायिका होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विधायिका कौन होती है? जो नियम बनाती है, और भारत में नियम कौन बनाता है? भारतीय संसद बनाती है। तो संसद सरकार का विधायी अंग है, तो विधायिका हो गई भारतीय संसद, ठीक है फ्रेंड्स। तो संसद ने नियम बना दिए, कानून बना दिए। आगे आती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। जो संसद द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करती है वह होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। परमानेंट होते हैं जो स्थायी होते हैं, जो अपनी जगह पर बने रहेंगे, जैसे आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस होते हैं, एचसीएस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉन परमानेंट कौन से होते हैं? नॉन परमानेंट होती है सरकार। जो प्रेजेंट में सरकार है वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, अस्थायी कार्यपालिका होती है। क्योंकि फ्रेंड्स सरकार का कोई पता नहीं कि अगले प्लान में सरकार आएगी या नहीं आएगी या चेंज होकर आएगी, तो वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एग्जीक्यूटिव नियम लागू करते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। आगे आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? जो न्याय करती है फ्रेंड्स, ठीक है, जो न्याय करती है। न्याय कौन करती है? जो कोर्ट होती है हमारी। तो सबसे ऊंची कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है। हाई कोर्ट होती है, राज्य के स्तर पर होती है, सेंटर के स्तर पर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होती है, और जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यायपालिका ये होती है जो न्याय करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सरकार के 3 पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे आते हैं भारतीय संसद के अंग। अंग में तो राष्ट्रपति भी आता है, और राष्ट्रपति के बारे में हम आगे जब संविधान के आर्टिकल्स, अनुच्छेद पढ़ेंगे उस टाइम जिक्र करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं ना, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंग जो सदन है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो राज्यसभा के 2 सदन होते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्यसभा के बारे में पहले पढ़ते हैं, जिसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। संसद का उच्च सदन, ऊपर वाला सदन बोला जाता है संसद का राज्यसभा को। तो राज्यसभा में सबसे अधिकतम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं राज्यसभा में। 250 में से 238 मेंबर्स अपने स्टेट और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 238 जो मेंबर्स हैं वो राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा में जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा चयनित होते हैं राज्यसभा के मेंबर। जैसे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा से 5 राज्यसभा मेंबर्स चयनित होकर राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 उन
राज्यसभा मेंबर्स का चयन कौन करेगा? जो हरियाणा विधानसभा में सदस्य हैं वो करेंगे। जैसे पंजाब में हैं तो जो 7 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में उनका चयन कौन करेगा? पंजाब विधानसभा के सदस्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 238 मेंबर्स जाते हैं। ऐसे टोटल जो स्टेट और यूटीज होती हैं भारत की, वो उनमें से 238 मेंबर्स जाते हैं। और 12 मेंबर्स वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति नामांकित करता है। राष्ट्रपति नामांकित करता है, जैसे कला, विज्ञान और खेल के मामलों में, ये साहित्य के मामलों से जो 12 मेंबर्स उनमें से नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जैसे सचिन तेंदुलकर था, वो क्रिकेट से था, खेल से था और वो राज्यसभा के लिए नामांकित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। वो कितने सकते हैं टोटल? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है फ्रेंड्स, 245 क्या हैं? 233 तो हैं जो इलेक्टेड होके आए हैं और 12 वो हैं जो राष्ट्रपति ने नामांकित किए हैं। तो प्रेजेंट कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आती है लोकसभा की बात। तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 550। यही आंकड़ा 552 था पहले। 552 क्यों था? 2 एंग्लो इंडियन होते थे, तो एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। पिछले साल ही एंग्लो इंडियन को निरस्त कर दिया गया है। अब मैक्सिमम मेंबर्स 550 हो सकते हैं लोकसभा के। उनमें से 530 जो स्टेट्स से, जो राज्यों से इलेक्ट चयनित होकर आते हैं और 20 जो केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित होकर आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 550 हो सकते हैं। 530 प्लस 20, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब इसमें बात आती है कि वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आते हैं लीडर कौन होता है लोकसभा का, सदन का नेता कौन होता है। हम सदन के नेता की बात करते हैं। सदन का नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, लोकसभा सीटों का जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, वही सदन का नेता होता है। जैसे फिलहाल अब बीजेपी की सरकार है, उनके पास पूर्ण बहुमत था और उनके अब सदन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का नेता, सदन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जिक्र आता है न्यूनतम उम्र के बारे में। न्यूनतम उम्र, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको भी पता है कि एग्ज़ाम्स में ये कितनी बार आता है कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए कोई पद प्राप्त करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से एक बार में ही समझ आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट, देश और राज्य का कंपैरिजन लेके चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कंट्री लेवल पे, ठीक है, देश के लेवल पे, ये होता है राज्य के लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है सबसे पहले संसद में सबसे ऊंचा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बराबर होते हैं और सबसे ऊंचे होते हैं, इसलिए न्यूनतम उम्र होती है 35 साल। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पे आता है राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा होती है, यहाँ पे विधान परिषद होती है, ये दोनों बराबर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद बराबर होती है, तो इनकी दोनों की मेंबर्स के न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीच में आते हैं वो बराबर होते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद। तो राज्यसभा के एमपी और विधानसभा के एमएलसी की न्यूनतम उम्र बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है लोकसभा। लोकसभा के एमपी और विधानसभा के एमएलए बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही निचले सदन होते हैं। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन होता है और लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, तो दोनों बराबर होते हैं और इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखने हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 35, राज्यसभा और विधान परिषद की 30, लोकसभा और विधानसभा की 25, 25, 30, 35। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखने हैं डायग्राम से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम से ये क्वेश्चन हमारे ऐसे सॉल्व होंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। अब पीएम बनने के लिए हमें पता है एमपी होना ज़रूरी है, लोकसभा या राज्यसभा में एमपी होना ज़रूरी है। राज्यसभा में अगर एमपी होगा तो उसकी न्यूनतम उम्र 30 दे रखी है हमने, 30 उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में होगा तो 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इसने न्यूनतम पूछी है, तो 25 वर्ष उम्र कम से कम होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसका होता है? राज्य का होता है, स्टेट का होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए
एमएलए होना ज़रूरी है। विधानसभा का सदस्य होना इम्पोर्टेंट है, विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी है। तो विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी है, तो न्यूनतम उम्र कितनी ज़रूरी है? 25 वर्ष ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो संसद होती है उसके अलग अलग नामों के बारे में चर्चा की गई है। जो अलग अलग देश हैं दुनिया में, उनमें संसद के अलग अलग नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स। जैसे नेपाल में है, नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत नाम से जाना जाता है। और रूस है, रसिया, रसिया में संसद को जाना जाता है ड्यूमा, ड्यूमा नाम से रसिया को जाना जाता है, रसिया की संसद को जाना जाता है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता है। अफ़गानिस्तान की संसद को शोरा नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। मैं नोट्स में वही चीज़ लिखता हूँ जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। अफ़गानिस्तान में क्या बोला जाता है संसद को? शोरा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, रूस में ड्यूमा और नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो मैंने हमने सारा जो डाटा पढ़ा है उस पर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें याद करने हैं, पढ़ने हैं, ट्राई करने हैं। पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा था, अरस्तू को बोला जाता है। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 आएगा यहाँ पे, ये आप करेक्शन करना है फ्रेंड्स, गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल लगे थे। ये डाटा एग्जैक्ट याद रखना है, ये डिट्टो आता है पेपर में। 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा याद रखना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान में बदलाव का अधिकार, संविधान में चेंज करने का अधिकार किसके पास? संसद को है। राष्ट्रपति जो है वो साइन करता है, राज्यसभा और लोकसभा बिल पास करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चेंज करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है, और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया था, सबसे ऊपर जो हैं उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष, सबसे ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, 35। राज्यसभा के MP या MLC जो बीच में दोनों होते हैं, संसद में बीच में राज्यसभा होती है, विधानमंडल में जो होती है विधान परिषद होता है, उसके मेंबर को MLC बोलते हैं। उनकी उम्र सीमा 30 वर्ष। ठीक है, 35 और 30। लोकसभा जो सबसे निचला सदन है, MLA जो विधानसभा होती है उसके MLA होते हैं, वो सबसे निचला सदन में होते हैं, उनकी सबसे कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गई। आगे जो हमने पहले 4 संसद के नाम पढ़े थे अलग अलग देशों में, तो हम और भी देशों की संसद के नाम इम्पोर्टेंट हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। बांग्लादेश की संसद को बोला जाता है जातीय सभा नाम से, बांग्लादेश की संसद को जातीय सभा। ठीक है फ्रेंड्स, जापान की संसद को डाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, चीन की संसद को नेशनल पीपल्स असेंबली बोला जाता है। ईरान की संसद को मजलिस बोला जाता है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। जर्मनी की संसद को बुंदेसटाग बोला जाता है। USA की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को फेडरल संसद या फेडरल पार्लियामेंट बोला जाता है। और नॉर्वे की संसद को स्टार्टिंग बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें अच्छे से याद करना है। नोट्स में फ्रेंड्स जो भी डाटा दिया हुआ है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको अब ये क्या करना है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ से PDF डाउनलोड करनी है और इस सारा डाटा को रिवाइज करना है, जिससे आपका सारा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।